Everyone, so today we are going to start our first chapter, that is infection control. So in this, firstly we will have to know that what is the infectious agent. So it is a microorganism that reside, आपको इसमें 3 पॉइंट याद रखने, reside, multiply और ability to cause what? Disease. Or microorganisms that reside in a host, that enter into the host, reside there, multiply, and have the ability to cause the disease are known as infectious agents. Okay, so now we will नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द इन्फेक्शन, क्योंकि अगर हमें पहले डेफिनेशंस क्लियर होंगी, वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होंगे, इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है, तभी हमें आगे चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो हम हर चीज़ की डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ इन्फेक्शन। तो अब इन्फेक्शन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द एंट्री किसकी? ऑफ जर्म्स की एंट्री इन टू द बॉडी टिश्यू। It is the entry of the germs in the body, or we can say body tissue of an individual, followed by its multiplication, क्योंकि वो वहाँ रहेगा, जर्म्स की एंट्री हुई है बॉडी के टिश्यू में, अब वहाँ पे वो रह रहा है जर्म, वो वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वो बढ़ रहे हैं जर्म्स, और उसके बाद अब ज़रूरी नहीं है कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करे। सो आगे क्या आएगा? इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जर्म्स एंड विच कैन लीड टू, अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, कि या तो सिम्टम्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे वाली टर्म को क्या कहते हैं? एसिम्प्टोमेटिक। देयर आर नो सिम्टम्स, एसिम्प्टोमेटिक इलनेस कहते हैं हम उसे। उसमें यानी बॉडी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया उसके ऊपर, और स्पेसिफिक मतलब बॉडी ने रिएक्शन दिया, सिम्टम्स आए हमारे। ठीक है, तो द इन्फेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द एंट्री ऑफ किसकी? जर्म्स की। इन कहाँ पे? इन द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, फॉलोड बाय उसकी हुई मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम यानी ऑफ द जर्म्स, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिफिक यानी सिम्टम्स आए, और नॉन स्पेसिफिक नहीं आए, रिएक्शन ऑफ द बॉडी यानी बॉडी का रिएक्शन या तो स्पेसिफिक होगा या नॉन स्पेसिफिक, या तो होगा या तो नहीं होगा, एंड विद और विदाउट एनी क्लिनिकल सिम्टम्स, यानी वही कि सिम्टम्स आए या नहीं आए, और या एंड उसके साथ ऐड करना, एंड या फिर और डिजीज़। अब इसका क्या मतलब बनता है एंड और डिजीज़? देखो, पहले हमने कहा कि सिम्टम्स या तो आएंगे या नहीं, उसके साथ ही साथ, एंड मतलब साथ ही साथ डिजीज़ भी आएगा या नहीं। अब देखो, सिम्टम्स होंगे तो डिजीज़ भी आएगा, सिम्टम्स नहीं होंगे तो भी डिजीज़ आ सकता है, एंड इसलिए हमने लिखा है और भी साथ में, कि इन दोनों में से कुछ भी हो, अगर जर्म्स एंट्री कर गए और बॉडी ने रिएक्ट कर दिया, सिम्टम्स दिखा दिए, अब आपके अंदर जर्म्स की एंट्री हुई, कोई कफ कर रहा था, उसको कोल्ड था, कोई कफ कर रहा था, स्नीज कर रहा था, और आप उसके पास थे, तो उसके जर्म्स आप में, आपकी बॉडी में एंटर कर गए, तो अब वो आगे आपकी बॉडी में भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो वो एंटर कर सकता है आपकी भी बॉडी में, एंड इट कैन शो सिम्टम्स। हो सकता है उसके बाद अगले दिन आपको भी कफ कोल्ड हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, तो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा? एंट्री ऑफ द जर्म्स, पहला पॉइंट, की पॉइंट देखो बस। द इन्फेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द एंट्री ऑफ द जर्म्स इन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, फॉलोड बाई इट्स मल्टीप्लिकेशन। वो वहाँ रह रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जर्म्स, या तो स्पेसिफिक होगा या नॉन स्पेसिफिक होगा रिएक्शन बॉडी का, सिम्टम्स होंगे या नहीं होंगे, डिजीज होगा, एंड और डिजीज। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। तो स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन में क्या आएगा कि हमारे बहुत सारे और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ को कॉज कर रहा है हमारे अंदर, तो उसके बहुत स्टेप्स होते हैं, यानी स्टेजेस हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एक डिजीज़ को कर रहा है। तो उसमें कौन से स्टेप्स हैं? नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, सो देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ इट। तो इसे आप याद कर सकते हो ECP सदर से, या ECPSTR है, तो इनके फुल फॉर्म क्या है, इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। E स्टैंड्स फॉर एनकाउंटर, एनकाउंटर, देन C स्टैंड्स फॉर कॉलोनाइजेशन। अब इनके कुछ को ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है इनका आगे कि ये कैसे होता है, जैसे कि कॉलोनाइजेशन, एनकाउंटर, तो इनके नेम से ही क्लियर है। P स्टैंड्स फॉर पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन हो रही है। S स्टैंड्स फॉर स्प्रेड हो रहे हैं, वो स्प्रेड। D stands for the damage they are causing the damage, and then
the last one, R stands for the resolution. So R stands for resolution. तो इनमें से अभी आपको कुछ कुछ समझ नहीं आ रहे होंगे, वो मैं अभी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन कुछ कुछ जैसे कि कॉलोनाइजेशन, डैमेज, इनकाउंटर, ये तो नेम से ही क्लियर है. तो अब हम देखते हैं इन्हें डिटेल में. तो अब हम इसमें से पहला स्टेज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इनकाउंटर. इनकाउंटर में क्या है? अब इनकाउंटर यानी एंट्री हो रही है जर्म्स की हमारे बॉडी टिश्यूज़ में, बॉडी में. तो उसके लिए अब एंट्री तो कैसे भी हो सकती है, तो देयर आर वेरियस रूट्स. बहुत अलग अलग जगह से आ सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर. तो उसमें 6 टाइप्स हम करने लगे हैं. सो उनकी फर्स्ट वाली है हमारी, हम देखते हैं कि अब कैसे आ सकते हैं. एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से आ सकते हैं. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है हमारा. अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे? अब जैसे कि कोई पेशेंट है आपके वार्ड में, तो उसके पास आप उसका ओपन वूंड है, ओपन वूंड, तो उसके साथ आपको इन्फेक्शन हो सकता है. इवन कि उसको भी आपसे इन्फेक्शन हो सकता है. इसलिए टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन हम ग्लव्स का यूज़ करते हैं, हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, हैंड रब यूज़ करते हैं, सो दैट वी डू नॉट गेट द इन्फेक्शन फ्रॉम वन अनदर. एंड और क्या हो सकता है? ओपन वूंड हो सकता है, और हो सकता डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में और भी फर्दर हो सकती हैं चीज़ें, जैसे कि ब्लड, म्यूकस, यूरिन, सलाइवा. इनमें से कुछ भी हमें इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. इनमें से कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ये रूट बन सकते हैं, एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू वंस बॉडी. तो और क्या होता है? अब सेकंड वाला हम देखते हैं रूट, जो कि है, तो अब डायरेक्ट में हमने पढ़ा कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे हो सकता है, जैसे कि फ्रॉम द ओपन वूंड ऑफ द पेशेंट, ब्लड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, यूरिन, सलाइवा. तो सेकंड अब ओरल रूट. ओरल रूट में क्या है? अब ओरल यानी हमारा माउथ से रिलेटेड है ये, कि माउथ के अंदर से जर्म्स कैसे एंटर कर सकते हैं, ओरल कैविटी से कैसे एंटर कर सकते हैं बेसिकली. अब ओरल कैविटी में हम फूड खाते हैं, वाटर पीते हैं, कोई भी ड्रिंक पीते हैं हम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कुछ भी, मतलब कुछ भी जो भी हम खाते पीते हैं उससे, यानी कि बेसिकली फूड्स एंड लिक्विड से जो भी हम खाते हैं पीते हैं, उससे हमें वो भी एंट्री का एक पोर्टल बन सकते हैं ऑफ द जर्म्स. सो ओरल रूट में बस यही आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी इंजेस्टेड. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी इंजेस्टेड फ्रॉम द ओरल रूट बाय, अब कौन सा फूड? अब हर फूड या हर उससे तो नहीं होने वाला लिक्विड से. एनी कंटैमिनेटेड गंदा कंटैमिनेटेड जर्म्स वाला फूड से या H2O से यानी पानी से हमें हो सकता है जर्म्स की एंट्री हमारी बॉडी में. सो अब हम नेक्स्ट रूट देखते हैं. अब जो कि अब आपको ये कॉमन सी चीज़ें हमें पता है कि स्नीज़ वगैरह कोई करता है तो उससे भी इन्फेक्शन एंटर हो सकता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी. तो उसका वो किस टाइप में आएगा? वो आएगा हमारा ड्रॉपलेट रूट में. सो थर्ड वन है हमारा ड्रॉपलेट रूट. सो थर्ड है हमारा ड्रॉपलेट रूट. इसमें बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एंटर करेंगे, सच एज कफ की किसी ने स्नीज, तो उनके जो एयर में पार्टिकल्स चले गए, ड्रॉपलेट्स चले गए, उसकी वजह से हमारे में एंट्री हो सकती है जर्म्स की. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर्स इनटू द पेशेंट्स बॉडी थ्रू कफिंग और स्नीजिंग या फिर ड्यूरिंग एयरसोल जनरेटिंग प्रोसीजर. जैसे कि अब एयरसोल जनरेटिंग प्रोसीजर कौन से होते हैं वो देखते हैं हम. एयरसोल जनरेटिंग हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उसकी वजह से एक नर्स को या हेल्थ केयर वर्कर को कैसे एयरसोल जनरेटिंग, जिसमें मतलब एयरसोल्स बन रहे हैं, सो वो कौन से हो सकते हैं, सच एज एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सक्शनिंग हो रही है. आपने देखा होगा सक्शनिंग होती है पेशेंट्स की जो कि काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में होते हैं, जिनकी ओरल केयर करते हैं, उनके में अब जर्म्स कैसे, अब फॉर एग्जांपल कोई HIV या हेपेटाइटिस पेशेंट है, उसकी सक्शनिंग हो रही है, या कुछ वैसे ही पेशेंट को कफ स्नीज, मतलब उसमें पेशेंट में इन्फेक्शन है जो कि कम्युनिकेबल है, या कुछ भी ऐसा है जिसमें सक्शनिंग हो रही है और पेशेंट के अंदर इन्फेक्शस जर्म्स हैं, तो उसकी सक्शनिंग के वजह से जब हम सक्शनिंग करते हैं तो ड्रॉपलेट्स, एयरसोल्स जिसे हम कहते हैं, वो क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से वो आपके अंदर अगर एंटर करेंगे तो आपके अंदर भी जर्म्स एंटर करेंगे. सो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रूट. और कौन सा प्रोसीजर हो सकता है, जैसे कि इंक्यूबेशन वाला प्रोसीजर हमारा. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हमारे एयरवेज हैं उनको बचाने के लिए, जैसे एक एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, ट्यूब
जो कि यूज़ की जाती है, उसको हम माउथ से या फिर नोज़ से ना पेशेंट की ट्रेकिया में इंसर्ट करते हैं, उसमें हम करते हैं ताकि हम उसके एयरवेज को ओपन कर सकें, ओपन रख सकें टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। सो ये भी एक टाइप ऑफ प्रोसीजर है जिसे हम कभी कभी यूज़ किया जाता है बाय द हेल्थ प्रोफेशनल्स फॉर द लाइफ ऑफ द पेशेंट, सेविंग लाइफ ऑफ द पेशेंट, या फिर वैसे भी प्रोसीजर ये परफॉर्म किया जाता है कभी कभी। अब फोर्थ क्या आता है हमारा, एयरबॉर्न रूट। इसमें क्या है, अब एयरबॉर्न नेम से क्लियर है, जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जो हमारे जर्म्स एंटर करते हैं, या फिर कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, अब हमें पता है बहुत से पार्टिकल्स फ्लोट करते हैं एयर में, उसकी वजह से एयरबॉर्न रूट कहा जाता है उसे, उसकी वजह से हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे फिफ्थ वन, जो कि है हमारा इनडायरेक्ट रूट। सो अब हमारा फिफ्थ जो है इनडायरेक्ट रूट, इसमें क्या है, अब इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। तो पेशेंट जैसे अब फॉर एग्जाम्पल यू आर इन द हॉस्पिटल, हम क्यों कहते हैं कि जब भी हमें बेडिंग करनी है तो हम मोस्टली ग्लव्स डाल के करते हैं। वो क्यों करते हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जैसे पेशेंट की सराउंडिंग्स हैं, पेशेंट को इन्फेक्शन है, वो जो बेड है उसकी जो टॉप शीट बॉटम शीट्स हैं वो भी तो इन्फेक्शियस होंगी ना, क्योंकि पेशेंट इन्फेक्शियस है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है अगर, तो वो भी तो इन्फेक्टेड होंगी ना, एंड उससे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आओगे। या फिर मतलब अगर हम कह दें कि पेशेंट उठ के अभी वॉशरूम गए हैं ना, उनकी बेडिंग क्लीन कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप उस चीज़ को टच कर रहे हो जहाँ पे पेशेंट ने भी टच किया है उनके बेड पे, जो कि इन्फेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी जिसकी है। तो वहाँ पे जर्म्स तो टेबल पे या बेड पे पड़े हैं वो तो वहाँ पे प्रेजेंट, आप उन्हें अगर डायरेक्टली टच करोगे तो इनडायरेक्टली आपको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। इसलिए हम ग्लव्स डाल के बेडिंग करते हैं ताकि इनडायरेक्टली भी ये रूट हम कट कर सकें, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन ना हो, अगर बाई चांस इन्फेक्शन होगी जिसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। And now the last sixth one can be the vector borne. Vector हम सबको पता है, such as mosquitoes etc. infections that are caused by the vectors, that is the animals or the insects. तो उसमें क्या है अब कि मॉस्किटो में जैसे हम पढ़ते ही हैं डेंगू मलेरिया वगैरह, कोई भी डिजीज़ वेक्टर बॉर्न कोई भी डिजीज़ हो, तो वो जो इंसेक्ट है उसने अगर इन्फेक्टेड होस्ट को बाइट किया है मॉस्किटो ने जैसे, तो उसके अंदर वो मॉस्किटो के अंदर हम सब ने +1 2 में पढ़ा है कि उसमें वो इन्फेक्शन कैरी हो जाता है, जो कि फिर एक हेल्दी होस्ट में जाके, बट दैट इज़ ससेप्टेबल होस्ट में जाके, यानी कि जिसकी इम्यूनिटी, अब ससेप्टेबल होस्ट कौन होगा, जिसकी इम्यूनिटी कम होगी, जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, उसमें वो इन्फेक्शन भेज सकता है। यानी ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में वेक्टर की वजह से एक होस्ट से दूसरे होस्ट में इन्फेक्शन फैल रहा है। तो ये थे हमारे इनकाउंटर के पॉइंट्स, जो कि थे अलग अलग किस रूट से वो फैल सकता है। तो अब हम आगे देखते हैं सेकंड जो हमारा स्टेज था, दैट इज़ कॉलोनाइजेशन। एक पॉइंट और इनकाउंटर में कि जो ट्रांसप्लांटेशन है उससे भी फैल सकता है। मतलब ट्रांसप्लांटेशन मतलब जैसे कि मदर को कुछ भी डिजीज़ है, वो कभी कभार प्लासेंटल बैरियर, वैसे तो प्लासेंटा एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, कभी कभार उसमें फिर भी वो प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस को अफेक्ट कर सकता होता है इन्फेक्शन। तो ये भी एक हमारे किसका पार्ट, या फिर फ्लूइड एक्सचेंज, मतलब फ्लूइड कोई आपको HIV वाले पेशेंट की या कुछ भी उनकी सिरिंज आपको अगर लग जाए तो वो भी चांसेस होते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, एंड मोस्टली होता ही है। तो ये भी एक कॉज हो सकता है, मतलब रूट हो सकता है हमारे इनकाउंटर के लिए, हमारे इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने के लिए। सो इट कैन ऑल्सो बी द बॉडी फ्लूइड्स कैन ऑल्सो कम अंडर द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड एनी काइंड ऑफ वेरियस रूट्स, लाइक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इनहेलेशन की वजह से हो सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट में, इंजेक्शन की वजह से, एंड थ्रू द ट्रांसप्लांटेशन ऑल्सो, जो कि अभी अभी हमने देखा कि प्लासेंटा वाला। तो अब कॉलोनाइजेशन हम करने लगे हैं। कॉलोनाइजेशन में क्या है, इसमें है कि हमारे कॉलोनाइजेशन अब नाम से ही क्लियर है कि कॉलोनाइज कर रहा है, बैक्टीरिया फैल रहा है, हम आगे भी करेंगे, मतलब स्प्रेड होता है बेसिकली फैलना। तो कॉलोनाइजेशन मतलब कि वो मल्टीप्लाई कर रहा है एक टाइप से, हाँ वो है मल्टीप्लाई कर रहा है। स्प्रेड हम आगे मतलब फर्दर जो हमने स्टेज किया है ऐसे, वो है स्प्रेड यानी फैलना। कॉलोनाइजेशन में पहले वो मल्टीप्लाई होगा, अब पहले वो एंटर कर गया आपकी बॉडी में, अब वो वहाँ रिसाइड कर रहा है। कॉलोनाइजेशन में वो वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, अपने आप को बढ़ा रहा है ताकि उसका अफेक्ट आ पाए आपकी बॉडी पे, इसलिए वो अपना ग्रोथ कर रहा है। लेकिन इसकी ग्रोथ के लिए उसे फेवरेबल कंडीशंस भी चाहिए। अब फेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती हैं, वो हो सकती है टेम्परेचर,
उसे टेम्परेचर बैक्टीरिया या कुछ भी है जो उसे अपनी अकॉर्डिंग चाहिए, पीएच उसकी मर्ज़ी का फेवरेबल होना चाहिए जिसमें भी वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। उसके बाद तीसरी हो सकती है फेवरेबल कंडीशन, उसके लिए न्यूट्रिशन उसे मिलना चाहिए। अब इसमें आपको क्या लगता है कि क्या होंगी फेवरेबल कंडीशंस? टेम्परेचर, अब कई बैक्टीरिया, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं बैक्टीरिया की, तो टेम्परेचर ज़्यादा में वो नहीं रह पाते तो वो मर जाते हैं, तो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी कि टेम्परेचर कम ही हो। और इसीलिए हमारी बॉडी कभी कभार इम्यून डिफेंस में फीवर हमें हो जाता है, वो टेम्परेचर बॉडी बढ़ा देती है टू किल, इन ऑर्डर टू किल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पर कई बार बैक्टीरिया थर्मोस्टेबल होते हैं कि मतलब उन्हें टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा में भी वो नहीं मरते, तो वो अलग अलग कंडीशंस हो जाती हैं अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग। बट मोस्ट कॉमन फेवरेबल कंडीशंस यही हैं कि टेम्परेचर उनकी मर्जी का होना चाहिए जिनमें उनकी ग्रोथ कम होने के बजाय या डेड होने के बजाय उनके बढ़े। अब ये सारे कंडीशंस उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिससे उनकी ग्रोथ बढ़े, पीएच भी उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए जिससे उनकी ग्रोथ बढ़े, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना चाहिए, मिलना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ बढ़ सके। तो ये फेवरेबल कंडीशंस जब उन्हें मिलेंगी तो उनकी ग्रोथ बढ़ेगी, उनकी कॉलोनी बनेगी, उनकी कॉलोनाइजेशन होगी, वो मल्टीप्लाई करेंगे। एंड जो हम देखते हैं फॉर पेनिट्रेशन, अगर हम देखें जो हमारी थर्ड स्टेज है पेनिट्रेशन, उसमें क्या है, इनटू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पेनिट्रेट इनटू द ह्यूमन टिश्यू, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट क्रॉस द सरफेस बैरियर, यानी इसमें पेनिट्रेट कर गए मतलब चले गए अंदर, जो ह्यूमन हमारे डीप डाउन टिश्यूज़ के अंदर वो जा रहे हैं, हमारे सरफेस एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं हमें पता ही है, उसे क्रॉस करके सरफेस के बैरियर को क्रॉस करके हमारे टिश्यूज़ के अंदर जा रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, घुस रहा है, उसे हम कहेंगे पेनिट्रेशन स्टेज। अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ स्टेज आएगा स्प्रेड स्टेज। तो यानी अब जो हमारा है पेनिट्रेशन में अनाटॉमिकल बैरियर्स को वो क्रॉस कर जाता है। तो स्प्रेड में हम देखेंगे वो कैसे फैल रहा है, तो वो हम अभी देखेंगे जो कि है हमारा फोर्थ स्टेज, दैट इज स्प्रेड। तो अब स्प्रेड में क्या आता है कि वो फैल रहा है कहाँ पे, पहले वो फैलेगा मतलब अलग अलग टिश्यूज़ में, सराउंडिंग टिश्यूज़ में ऑफ द बॉडी। अब वो कहीं पे इन्फेक्शन है, वो कॉलोनाइज कर गया, पेनिट्रेट कर गया डीप डाउन, तो अब उसे अलग अलग टिश्यूज़ में जाना है, तो वो एक या एक से ज़्यादा रूट का यूज़ करके फैलेगा अलग अलग जगहों पे, और उसकी वजह से क्या होगा, वो अलग अलग टिश्यूज़ में इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है तो उनके फंक्शंस भी ऑल्टर होंगे, राइट उनके फंक्शंस भी अफेक्ट होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर देन ऑर्गन ऐसे से आगे आगे वो बढ़ सकता है जब तक हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो जिसकी वजह से सेल डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, सेल डेथ भी हो सकती है। एंड ऑल्सो जब वो अब फैलेगा कैसे, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्सटेंशंस, मतलब उनके पास कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जो कि मोस्ट कॉमनली एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू की सेल में या फिर सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज करते हैं। वो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज करते हैं जिनकी वजह से टिश्यू डिस्टर्ब होते हैं, उनके फंक्शंस ऑल्टर होते हैं, वो सेल डेथ हो जाती है, सेल खराब हो जाते हैं, डैमेज कॉज करता है वो, यानी वो स्प्रेड हो रहा है, सेल्स को टिश्यूज़ को डैमेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हो रहा है, इसी को हम कहते हैं स्प्रेड स्टेज। यानी वो साइटोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, टॉक्सिन्स जिन, इसका क्या मतलब है, साइटो मीन सेल, टॉक्सिन मीन पॉइजनस, सो वो सेल को बेसिकली इसका भी यही मीनिंग आता है कि इनकी वजह से वो ऐसी चीज़ें, ये जो एक्सटेंशंस एंजाइम्स हैं, एक्सटेंशन इनके जो एंजाइम्स हैं वो साइटोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिनकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। EECT क्या करते हैं वो, पहले हमारे जो है वो सेल्स को फैलते हैं, क्या एक्सटेंशंस जो हैं, E फॉर एक्सटेंशंस जो हैं वो एंजाइम्स होते हैं जो कि साइटोटॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है। ओके, डेथ को हम और क्या कहते हैं, सेल necrosis. So cell necrosis is called cell death. Dead मतलब डेथ ऑफ द सेल, जब वो डेड, उसके बाद वो डेड हो जाएगा, डेथ हो जाएगी क्योंकि उसकी सेल की हमारे। तो अब लेकिन कुछ जैसे कि हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है, तो वो कभी कभी किल करने के बजाय बेनिफिट करते हैं, वो सेल को अपने अकॉर्डिंग रेप्लिकेट करवा देते हैं और फैलने के लिए और स्प्रेड होने के लिए। सो इट डिपेंड्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द मैकेनिज्म ऑफ डैमेज में क्या आता है। एक तो ये जो भी आपको बताया कि सेल डैमेज हो जाता है, ऑल्टर फंक्शंस हो जाते हैं, सराउंडिंग खराब हो जाते हैं, सराउंडिंग टिश्यू खराब हो जाते हैं, एंड ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डैमेज to the, of course, the human host, that is
दे आर इन विच दे आर रिजाइडिंग, तो उसको होस्ट को तो डैमेज होगा ही होगा ना। तो बल्क इफेक्ट्स टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, बैक्टीरिया ऑल्टर्ड फंक्शन कर देते हैं, होस्ट की बॉडी के रिस्पॉन्स करना पड़ता है, होस्ट की इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड करती है अगर अकॉर्डिंग टू इट्स लेवल टू द इन्फेक्शन, ताकि होस्ट बच सके। होस्ट को बचाने के लिए उसका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। तो अब हम करने लगे हैं होस्ट रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन, होस्ट कैसे रिस्पॉन्स करता है इन्फेक्शन को। तो द होस्ट रिस्पॉन्स यूजुअली बिगिनस विद द, कैसे रिस्पॉन्स करती है हमारी बॉडी, सबसे पहले हमारा आता है इन्फ्लामेशन के थ्रू। आइटिस यानी आइटिस इज़ द यूज्ड फॉर द, मतलब आप इन्फ्लामेशन ही लिखोगे लेकिन कहीं भी जाके डिजीज़ होता है, कोई लिखा होता है पीछे आइटिस होता है, मतलब इन्फ्लामेशन। तो उसके हम क्या कहते हैं कि कैसे स्टार्ट करता है, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है, यानी हमारी बॉडी का इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑफ द बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट है कि उसके बाद क्या होगा। अब हमारे में 2 इम्यूनिटीज़ होती हैं, ह्यूमोरल, ये अच्छा है ह्यूमोरल, और सेल मीडिएटेड, वही टी लिम्फोसाइट्स वगैरह जो हम इम्यूनिटी में पढ़ते हैं, वो सब अपना टर्न वाइज एक्ट करते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड हमारी जो है इम्यून रिस्पॉन्सेज, तो ये सब होता है। तो उसके बाद है, हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ डैमेज। This may cause damage due to swelling, increased fragility of the tissue, formation of pus, scarring और necrosis। तो इसका ब्लाइंड का क्या मतलब बनता है ये हम अब देखेंगे। इसका मतलब होता है हम ये देख लेते हैं पहले, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हमारे डैमेज कॉज कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा बल्क इफेक्ट वगैरह, तो उसको अब मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। सो इट कैन बी बाय एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या आ जाता है, जैसे कि डायरेक्ट जो कि है, जिसके हम बल्क इफेक्ट भी कह देते हैं। इसमें क्या आता है डायरेक्ट में, कि डायरेक्टली वो किसी ना किसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल नेक्रोसिस यानी सेल डेथ या सेल डैमेज कर रहा है हमारे सराउंडिंग टिश्यू वगैरह को। क्लियर। और अनडायरेक्ट, पैसिव में अनडायरेक्ट में आ जाता है, जैसे कि वो बॉडी की इम्यून सिस्टम हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के, इन ऑर्डर टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फ्लेमेशन प्रोवाइड करती है। तो जो इन्फ्लेमेशन है वो भी आगे वो कर सकता है हमारे, क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन से भी तो हमारे बॉडी टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं ना, तो उसकी वजह से भी तो डैमेज कॉज हो सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली इन्फ्लेमेशन करवा के हमारे इम्यून सिस्टम से हमें डैमेज, हमारे सेल्स को डैमेज कॉज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एक था टॉक्सिन्स वाला, तो टॉक्सिन्स में 2 टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स एंड एक्सोटॉक्सिन। अब एक्सोटॉक्सिन में क्या होता है, जो कि बैक्टीरिया डायरेक्टली हमारे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लो कोई भी, डायरेक्टली हमारे रिलीज कर रहा है वो टॉक्सिन्स, और वो जो हमारे सेल को डैमेज कर रहे हैं। और जो एंडोटॉक्सिन्स हैं उसमें क्या होता है, ये हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो स्टेन का, इनका डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का, जो स्टेन प्रोवाइड करते हैं और जो नहीं करते। तो जो ग्राम नेगेटिव उनमें से बैक्टीरिया होते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे +2 में भी था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बायो की बुक में। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके में क्या होता है, ये एंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। मतलब जब इनकी डेथ हो जाती है बैक्टीरिया की, तो ये जाते जाते अपने इनके सेल मेम्ब्रेन के एक पार्ट में वो होता है, टॉक्सिन होता है, जो ये जब इनकी डेथ हो जाती है तो वो रिलीज हो जाता है और वो फैल के डैमेज कॉज करता है सराउंडिंग टिश्यूज़ को। ठीक है, तो ये जाते जाते डैमेज कॉज करके जाते हैं। ये है एंडोटॉक्सिन। और एक्सोटॉक्सिन जो डायरेक्टली होता है। ओके। एंड एक हमने पढ़ा था ऑल्टर कर जाता है फंक्शंस को, जो फंक्शंस को ऑल्टर करता है, साइड पे डैमेज होंगे तो ऑल्टर तो होंगे ही, ये तो क्लियर ही था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो बल्क इफेक्ट अब क्लियर हो गया आपको, टॉक्सिन्स क्लियर हो गए, ऑल्टर्ड फंक्शंस एंड रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट टू द इन्फेक्शन। जो मैंने पॉइंट बोला था वो तो यही था, जैसे इम्यून सिस्टम हमारा लड़ने के लिए इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, तो इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड डैमेज टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए जो मैंने ओरली डिक्टेट किए थे। तो इसके बाद अब हम आगे देखते हैं, वो भी आपको क्लियर था, होस्ट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन की जो इम्यूनिटी वगैरह वही सेम ही आ गया, कि जो इम्यूनिटी ह्यूमोरल सेल मीडिएटेड है वो वाली हमारी बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के ऑर्डर में जो प्रोवाइड करती है इन्फ्लेमेशन वगैरह। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो अभी मैं आपको बोला था रेजोल्यूशन ऑफ डैमेज वाला, पस नेक्रोसिस एंड वो वाला, स्वेलिंग, इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ द टिश्यू, वो वाला अब वो देखते हैं हम। रेजोल्यूशन ऑफ डैमेज बॉडी यानी इसमें कैसे कोशिश करती है रिपेयर करने की हमारे स्पॉइल्ड टिश्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी को डैमेज से। तो फर्स्टली स्वेलिंग यानी एडिमा, स्वेलिंग कॉज कर देती है। स्वेलिंग कैसे होती है, वो फ्लूइड्स को, ब्लड को भेजती है इन्फेक्शियस साइट पे, ताकि वो इम्यून सेल्स को भेजती है, ब्लड को, फ्लूइड, इम्यून सेल्स, ताकि वो लड़कर इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके, जिसकी वजह से स्वेलिंग से अब टिश्यू में
कंटेंट बढ़ेगा तो वो एक्सपैंड करेगा ना, टिश्यू बड़ा होगा, जिसकी वजह से रेडनेस हो जाती है, पेन हो जाती है, तो ये सब हो जाता है। उसके बाद बॉडी और कैसे प्रिवेंट करने की कोशिश करती है, वो क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ज़्यादा क्या हो जाती हैं, परमिएबल हो जाती हैं, यानी लीकी हो जाती हैं, ताकि फ्लूइड कंटेंट बाहर आ सके, वहाँ से इन्फेक्शियस साइट पे जा सके, तो प्रिवेंट करने के लिए। तो और क्या कर सकती हैं, जैसे कि पस क्रिएट हो जाती है। पर अब जब मतलब ये तब होता है जब ज़्यादा इंटेंस, अब आता है, पहले था माइल्ड, अब आता है ज़्यादा इंटेंस हो अगर इन्फेक्शन, तो पस क्रिएट होती है। पस क्या होती है, येलोइश वाइटिश लिक्विड, विस्कस लिक्विड, इसको हम सुपरेशन भी कहते हैं हम पस को, ये क्रिएट हो जाती है ताकि वो इन्फेक्शन से बॉडी को बचा सके। या फिर इसके अलावा सेल नेक्रोसिस, यानी वही सेल डेड हो जाता है, जिसकी वजह से या मतलब क्या कहते हैं, हमारा डेड हो गया तो वो ग्रे या ब्लैक कुछ भी, मतलब डेड ही हो गया यहाँ पे तो सेल। और या फिर वो क्या करती है बॉडी हमारी, स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। अब जब बॉडी के पास टिश्यू पूरा ख़राब हो गया और वो न्यू हेल्दी टिश्यू प्रोवाइड नहीं कर सकती, जब वो हेल्दी टिश्यू नहीं प्रोवाइड कर सकती, तब वो क्या करती है, कनेक्टिव टिश्यू से भर देती है, तो जिसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस, जिसकी वजह से स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि ग्रेइश ब्लैकिश कलर होता है। डेड सेल भी ब्लैक कलर, टिश्यू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे फिर हमें रिमूव करना पड़ता है। पॉइंट जो याद रखने ज़रूरी हैं, जर्म्स हर जगह हैं, वो ह्यूमन की बॉडी पे हो सकते हैं, वो किसी भी हमारे सॉइल में हो सकते हैं, वाटर, एयर, कहीं भी वो प्रेजेंट हो सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे किसी भी होस्ट में प्रेजेंट, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होस्ट में वो प्रेजेंट हो सकते हैं, कहीं भी वो हो सकते हैं, किसी भी हमारे सराउंडिंग्स में, आसपास में हमारे हो सकते हैं। और लेकिन अब हर जर्म की वजह से डिजीज़ तो नहीं हो रहा, हर जर्म की वजह से डिजीज़ नहीं हो रहा हमें। अब वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देयर शुड बी द कॉलोनाइजेशन ऑफ देम, वो कॉलोनाइज करेंगे, ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ग्रो कर सके, मल्टीप्लाई कर सके और फैल सके, तभी वो हमें डिजीज़ कॉज कर पाएगा। एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ज़रूरी नहीं, अब मैनिफेस्टेशन क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स, तो ज़रूरी नहीं आए ना आए, एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है डिजीज़, ये हमने अभी तक मेन पॉइंट्स पढ़े थे। एंड द इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर, और जब वो एक दूसरे से फैलता है उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल या फिर कंटेजियस और या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़। इन्फेक्शन इज अमंगस्ट द मेन रीज़न, ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट बढ़ता है, जिसकी वजह से डेथ रेट ज़्यादा है, क्योंकि इन्फेक्शन से फर्दर ऑल्ट्रेशन आ जाती हैं, हमारे सेल्स टिश्यूज़ में वो डेड हो जाते हैं एंड ऑल दैट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब इफ़ द पैथोजन ग्रो और मल्टीप्लाई एंड ऑल्टर द नॉर्मल टिश्यू फंक्शंस, तभी वो डिजीज़ कॉज कर पाएगा। तो अब आगे हम देखते हैं, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी टाइप के वायरस हो सकते हैं, प्रोइन्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया, विरॉइड्स हो सकते हैं हमारे, या फिर कोई भी लार्जर ऑर्गेनिज्म जैसे कि पैरासाइट या फंगी भी हो सकते हैं। इन्फेक्शन इज द इन्वेजन ऑफ द, एक तो हमने पढ़ा था इन्फेक्शन क्या होता है, एंट्री ऑफ द जर्म्स, एंड इट कैन बी स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक हमने पढ़ा था, सिम्टम्स हो ना हो, एंड इट फंक्शन कैन बी ऑल्सो बी डिफाइंड एज द कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज इज ऑल्सो डिफाइंड एज द इन्वेजन ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स बॉडीली टिश्यूज में एंटर हो रहा है, इन्वेजन हो रही है ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू द बाय, यानी वही बाय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन्फेक्शन की दो डेफिनेशंस हो सकती हैं, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन जो हमारी बॉडी का आता है, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आए ना आए डिजीज़ होगा, वो था हमारा स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन कैसे कैसे एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, एक रूट से दूसरे, एक एंट्री से एंट्री ऑफ पोर्टल, एग्जिट, वो सब हम पढ़ेंगे, कहाँ वो रुकता है जर्म, कैसे वो चेन है, ये कैसे ये चेन है, कैसे ये मूव करता है, ट्रांसफ़र होता है, अब हम वो पढ़ेंगे।